कक्षा 10वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे। वे अपने माता पिता एवं अपने गुरुजनों के सहयोग से अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे होंगे। सभी विद्यार्थी अपने स्वाध्ययन के द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि करने हेतु निरंतर प्रयासरत हो रहे होंगे ताकि वे आगामी भविष्य में अपने जीवन को एक सफल आयाम दे सकें। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी DPS हल्द्वानी लामाचौर, आज आपके समक्ष क्षितिज भाग 2 के गद्य पाठ एक कहानी यह भी को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रस्तुत पाठ एक कहानी यह भी लेखिका मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक आत्मकथ्य है जो गद्य साहित्य के एक विधा के अंतर्गत जाना जाता है। आत्मकथ्य से तात्पर्य उस रचना से होता है जिसमें कवि या लेखक अपनी आत्मा के द्वारा अपने कथ्य को कहता है, अर्थात अपनी वास्तविकता, अपनी सत्यता को स्वयं अपने आप ही कहता है। यहाँ पर मन्नू भंडारी जी ने एक कहानी यह भी शीर्षक पाठ के माध्यम से अपने प्रारंभिक जीवन, बाल्यकाल, अपने माता पिता की सहयोग, माता पिता के प्रति उसकी धारणाएं, सीख एवं परिवर्तित होने वाले जीवन की साक्षी हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी जैसे कई व्यक्तित्वों को इस आत्मकथ्य में उकेरा है। लेखिका मन्नू भंडारी जी ने इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी स्पष्ट समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से आत्मकथ्य लिखा जाता है, लिखा जाना चाहिए, किस वास्तविकता से आत्मकथ्य प्रकट कर वह पाठक वर्ग के लिए उपयोगी हो सकता है। यह बात भी उन्होंने अपने आत्मकथ्य पाठ एक कहानी यह भी के माध्यम से हमें बतलाया है। प्रस्तुत आत्मकथ्य किसी सिलसिलेवार आत्मकथ्य का अनुसरण नहीं करती है। यह आत्मकथा जिस प्रकार से आत्मकथा लिखी जाती हैं उस परंपरा का अनुसरण नहीं करती है। यह आत्मकथ्य मन्नू भंडारी जी द्वारा उनकी सहज अभिव्यक्ति के माध्यम से लिखा गया है। इस आत्मकथ्य में लेखिका ने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। जिन जिन लोगों ने उनके लेखन जीवन को समृद्ध बनाया, उन्हीं व्यक्तियों को यहाँ इस आत्मकथा लेखिका ने उकेरा है। लेखिकी जीवन से जुड़े सारी घटनाओं, पात्रों, व्यक्तियों, उनके व्यवहार को लेखिका ने बड़े ही आत्मीयता के साथ उनके वास्तविक व्यवहार को यहाँ प्रस्तुत किया है, जो कि प्रायः कम ही देखने में आता है। इस आत्मकथ्य में उन्होंने अपने पिताजी और प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के व्यक्तित्व पर विशेष प्रकाश डाला है। हम सभी यह भली भांति जानते हैं कि हम उन्हीं व्यक्तियों को ज़्यादा स्मरण करना चाहते हैं, स्मरण करते हैं जिनका हमारे जीवन में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लेखिका मन्नू भंडारी जी के
व्यक्तित्व में उनके पिताजी और उनकी विद्यालय की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी का बहुत ही प्रभाव पड़ा था, जिस कारण से उन्होंने इस आत्मकथ्य में इन दोनों व्यक्तित्वों को विशेष रूप से उकेरा है, परिचय प्रदान किया है। संकलित अंश। एक कहानी यह भी में लेखिका मन्नू भंडारी जी ने स्वयं को एक साधारण से असाधारण लड़की बनने के प्रारंभिक पड़ावों से भी अपने आप को जोड़ा है। साथ ही उन्होंने देश की आज़ादी के समय सन 46-47 के वर्षों में भी उनके द्वारा किए गए प्रयास, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की अभिप्रेरणा और उसके बाद उनमें आती एक युवा शक्ति की विशेष अभिव्यक्ति इस आत्मकथ्य में प्रस्तुत की गई है। लेखिका ने यहाँ पूर्ण सच्चाई व ईमानदारी से जीवन के उन व्यक्तित्वों, उन व्यक्तियों एवं उनके पड़ने वाले प्रभावों का बड़ी बेबाकी व ईमानदारी से परिचय कराया है। उन्होंने अपने जीवन या कहें हमारे जीवन से जुड़े सारे संबंधों, माता पिता, मित्र, शिक्षकों के व्यवहार और उनके व्यक्तित्वों के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभावों को स्पष्ट व्यक्त किया है। प्रायः मनुष्य अपने निजी संबंधों के बारे में सही तथ्य उजागर करने में कहीं संकोच का भाव रखता है, लेकिन यहाँ पर लेखिका ने सच्चाई के साथ अपने इन संबंधों एवं उनके प्रभावों को स्पष्ट दिखाया है, जो कि उनकी इस आत्मकथा की एक स्मरणीय अभिव्यक्ति है। चलते हैं पाठ, वाचन एवं भावाभिव्यक्ति की ओर, जिससे हम पाठ में बतलाए गए विशेष संबंध, विशेष अनुभवों को समझकर इस आत्मकथ्य की सच्चाई और मन्नू भंडारी के जीवन व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभावों से परिचित हो सकें। एक कहानी यह भी, जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल पर पिताजी का साम्राज्य था। देखिए, कह रही हैं मेरा जन्म तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, लेकिन मेरी याद जब मैं इतनी बड़ी हुई, जब मैं अब याद कर सकूं, उस बात को स्पष्ट कर सकूं, तो वह बात है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले की, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। कि पिताजी पढ़ते थे, लिखते थे, वहीं अपने कमरे में बैठा करते थे। यह बात यहाँ पर स्पष्ट की है। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। आपने देखा कि यहाँ पर लेखिका ने अपनी माँ को व्यक्तित्व विहीन कहा है। क्यों कहा है, आगे आप जानेंगे। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल
उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुँचे। यहाँ यह कहने का तात्पर्य अपने पिता की उन विशेषताओं का वर्णन करना लेखिका चाहती है कि उनके पिता में क्या अच्छाइयाँ थीं। 8-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाना परोपकारी व्यक्ति के अलावा किसी का कार्य नहीं हो सकता। वह ऐसा भी किया करते थे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। हमने देखा होगा जब व्यक्ति खुशहाल होता है तो वह दूसरे के बारे में भी सोच सकता है, उसके लिए कुछ भी प्रयास कर सकता है। यह उस व्यक्ति की दरिया दिली का ही उदाहरण है। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी। उन्होंने कहा कि मेरे पिता एक तरफ बेहद सरल स्वभाव के कोमल व्यक्ति थे, दूसरी ओर संवेदनशील, संवेदनाएं भी थीं, दुखी के साथ दुख व्यक्त करना, ज़रूरतमंद की मदद करना। पर यह सब तो मैंने केवल सुना। लेखिका कह रही है यह मैंने देखा नहीं, यह मैंने केवल सुना था। देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे, और मैं जब ये देखा तो मैंने देखा कि वो केवल उन पुरानी बातों के भग्नावशेषों को ढोते थे, यानी कि अब उनको जो भी करते थे उन पुरानी यादों को ही याद करके वे दुखी होते हुए मैंने उनको देखा था। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, और जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इस शब्दकोश ने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं। शब्दकोश बनाया, उससे प्रसिद्धि सम्मान तो मिला, लेकिन पैसा नहीं मिल पाया, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया, और उनकी आर्थिक स्थिति गिरती रही और उनके जो सारे व्यक्तित्व के जो गुण थे वह भी सिकुड़ते गए। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाएं। अर्थात जो उनके व्यक्तित्व में जो कुंठा थी, आर्थिक कमी के कारण वे कहीं न कहीं उस कमी की झुंझलाहट अपने बच्चों में भी प्रायः दिखा दिया करते थे। यही बात यहाँ पर लेखिका मन्नू भंडारी जी स्पष्ट करना चाहती हैं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। यानी कि पिताजी के कारण, उनके व्यवहार के कारण माँ हमेशा डरी सहमी रहती थी। अपनों के हाथों में विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते थे। यहाँ पर लेखिका स्पष्ट करना चाहती हैं कि उनके पिता का व्यक्तित्व पहले वैसा नहीं था। आर्थिक समस्या के कारण वे अपने परिवार के सदस्यों पर भी विश्वास नहीं करते थे। किसी ने उनके साथ ऐसा धोखा किया था, और प्रायः होता भी यही है। अगर हमारे साथ कोई धोखा करता है तो हम उस पर विश्वास तो नहीं करते, लेकिन अन्य लोगों पर भी हमारा विश्वास समाप्त हो जाता है। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरवगान करना है, बल्कि मैं तो यह
देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई हैं, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। प्रायः आप सभी यह भली भांति जानते हैं कि हमारा व्यवहार हमारे माता पिता और साथ में रहने वाले व्यक्तियों पर ही निर्भर करता है। यदि वे लोग हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम भी अपने व्यक्तित्व में अच्छाई पिरोते रहते हैं। मैं काली हूँ। लेखिका ने बतलाया है कि मैं रंग में काली हूँ। बचपन में दुबली और मरियल भी थी। मैं बचपन में दुबली भी थी और कमज़ोर भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमज़ोरी थी। मेरे पिताजी की जो कमज़ोरी थी वह गोरा रंग था, जो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने गड़ने को हो आती हूँ। यहाँ इस पंक्ति से लेखिका यह कहना चाहती हैं कि मेरे पिता ने बचपन में कभी मेरी ज़्यादा तारीफ़ की ही नहीं। वे बार बार मेरे सामने मेरी बहन सुशीला की तारीफ़ करते थे और जिसके कारण मेरे मन में मेरे रूप और स्वभाव के बारे में एक कुंठा बैठ गई। यह होता भी है। प्रायः आप विद्यार्थी हैं, यदि हम सभी आपसे कहते हैं कि आप अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं, तो आप ज़रूर अच्छे बनने का प्रयास करते हैं। और यदि हम कहें कि आप सही अच्छे नहीं हैं तो आप भी अपने प्रयास छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई हमसे इस प्रकार की नकारात्मक बातें करता है तो आपको उसको चुनौती रूप में लेते हुए अपने लिए एक सकारात्मकता का प्रयास करना चाहिए, सकारात्मकता का आलंब बनाना चाहिए ताकि आप उन्नति कर सकें। लेकिन यह व्यक्तित्व का गुण है, वही गुण यहाँ पर बतलाया है लेखिका मन्नू भंडारी जी ने भी। शायद अचेतन कि किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा न कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। और कह रही हैं कि मुझे कभी मेरे पिता ने मुझ पर विश्वास किया ही नहीं, आशा ही नहीं की कि मैं इतना सब कर जाऊंगी। और जबकि आज मैं इतना सब कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यह लगता है कि यह मुझे अनायास ही मिल गया है, यह प्रसिद्धि, यह सम्मान, यह धन। जबकि ऐसा नहीं होता है। जो लोग प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, उन्हें ही यह सब उपलब्धि हासिल होती है। अनावश्यक किसी को ये सारी चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी कभी भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक। और हमारा व्यक्तित्व तभी परिवर्तित होता है जब कोई हमारे व्यवहार पर प्रतिघात कर दे, हमसे धोखा कर दे, तो हम पूरी तरह से बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। यही लेखिका के पिता के साथ भी हुआ था। होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में हैं। कहीं कुंठाओं के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिच्छाया के रूप में। उनका कहना है कि मेरे पिता अनेक रूपों में मेरे ऊपर, मेरे व्यक्तित्व में समाहित हैं। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता
कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। इसके माध्यम से लेखिका यह कहना चाहती है कि हमारे जीवन में जिसका प्रभाव पड़ गया वह पूरी तरह से मिट नहीं सकता। सब कुछ होने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं उस प्रभाव के वशीभूत रहते हैं। बिल्कुल सही, यह बात प्रायः हम सभी आत्मसात करते हैं और कर सकते हैं। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। पिता का व्यवहार ऐसा था, जबकि हमारी माँ का व्यवहार कैसा था। वे पढ़ी लिखी नहीं थी, धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहनशक्ति थी शायद उनमें। अब हम लोग धैर्य में अगर किसी को श्रेष्ठ बतलाते हैं तो धरती का उदाहरण देते हैं। यहाँ लेखिका ने धरती से भी ज़्यादा धैर्यवान अपनी माँ को बतलाया है। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वे। पिताजी की कैसी भी फरमाइश होती थी, चाहे वह उचित होती थी अनुचित होती थी, उसे वे हर या उनकी हर ज्यादती या कोई भी ऐसा कार्य जो नहीं किया जाना चाहिए, कोई भी ऐसा आदेश नहीं दिया जाना चाहिए, उस आदेश को सुनकर भी वे उसे अपना प्राप्य अपना सौभाग्य मानती थी और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। ऐसी थी उनकी पृथ्वी से भी अधिक धैर्यवान माँ। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। कह रही हैं कि इस प्रकार से असहाय मजबूरी में लिपटा जो उनका त्याग था, मेरा कभी भी मेरा आदर्श नहीं बन सका। मुझे उसमें आदर्श या अनुसरण की कोई बात दिखी ही नहीं दिखी। अर्थात उनका कहना है कि हमें उचित अनुचित का ध्यान रखते हुए उसका प्रतिकार जरूर करना चाहिए। न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता, न उनका त्याग, न सहन करने की उनकी क्षमता, व्यक्तित्व कभी मेरा आदर्श नहीं रहा। मुझे वे कभी भी अपने आदर्श के अनुकूल नहीं लगी। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। मैं अपने पिता के बारे में छोड़ अपने बारे में बतलाती हूँ। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। मेरे 5 भाई बहन थे, उन सब में मैं सबसे छोटी थी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं 7 साल की थी। जब सबसे बड़ी बहन की शादी हुई उस समय मेरी आयु 7 साल थी। उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। 7 साल की उम्र की जो यादें होती हैं वो धुंधली ही होती हैं, हमें स्पष्ट याद नहीं रहती हैं। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला, यानी कि बड़ी बहन की शादी के समय उनकी उम्र 7 साल थी, उनकी बड़ी बहन उनसे 2 साल बड़ी थी, तो वह 9 साल की उनकी बड़ी बहन सुशीला। और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। हम दोनों बहनें साथ साथ खेलती थी। मेरी उम्र 7 साल थी, उनकी उम्र 9 साल थी, यानी कि हम दोनों बहनों में 2 साल का ही अंतर था। सतोलिया, लंगड़ी, टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए। आपने देखा होगा कि प्रायः बच्चे इसी प्रकार के खेल खेला करते हैं। लड़कियां भी, आप सभी जो विद्यार्थी लड़की लिंग के हैं वे सारे जानते होंगे कि किस प्रकार से हम खेल खेला करती हैं। यह खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला, अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला, पतंग उड़ाने, कांच पीसकर माजा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था। हम घर के बाहर ज़्यादा खेला करते थे।
गुल्ली डंडा आपने देखा होगा बाहर खेला जाता है, और हमारी सीमा थी घर। और ये खेल जो है बाहर खेले जाते थे, लेकिन हमारा जो सीमा थी घर, हमसे यह कहा जाता था कि आप घर के अंदर ही खेला किया करो। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही सीमित, घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। अर्थात आजकल आपने देखा, लेखिका ने यहाँ पर उस घर के परिवर्तन, उस आवासीय परिवर्तन को बतलाया है कि जहाँ आज हम क्या हैं, केवल अपने घर तक ही सीमित हो गए। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घर बनवा करके, विभाजन कर उसमें चार दीवारी खींच देते हैं। आपने देखा होगा आजकल देखने में आता है भाइयों भाइयों में ही प्रेम नहीं है, वे सब थोड़ी थोड़ी सी ज़मीन के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं और अपनी सीमाएं खींच देते हैं। और यहाँ तक की बात कि वे आपस में ही एक दूसरे से उनका बोलना चालना नहीं होता है, जबकि लेकिन पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता था। लोगों के अलग अलग परिवार के लोगों के घर एक साथ होते थे, उन सब के आंगन एक साथ ही रहते थे, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। हम किसी भी मोहल्ले के घर में जा सकते थे, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे, कुछ घर बिल्कुल परिवार का हिस्सा ही माने जाते थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। उन्होंने कहा है कि आज हमने इस पड़ोस कल्चर को ही बदल दिया है। लोग अपने पड़ोसी से कोई भी मतलब नहीं रखता है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। उन्होंने बतलाया है कि जो भी मैंने लिखा जब मैं किशोरावस्था में थी, युवावस्था में आए, तो जितनी भी मैंने कहानियाँ लिखी उनके सारे पात्र इसी पड़ोस के ही थे। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। कह रही है कि जो भी रचनाएं हैं केवल 1-2 पात्र ही मेरे परिवार के हैं, बाकी सारे मेरे आस पड़ोस के ही पात्र हैं। बस इनको देखते सुनते इनके बीच में ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। जब मैं कहानियाँ लिखती थी तब मुझे पता चला कि मैं इन लोगों से किस कदर जुड़ी हूँ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भावभंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था, और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। यानी कि मैं जब लिखती थी तो वे सब मेरे सामने, उनका रूप, उनकी भंगिमा, किस प्रकार का उनका व्यवहार था, वह सब मेरे सामने उतरता आता था। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। दास साहब का यहाँ पर वर्णन किया है कि उनका कहना है कि मैं महाभोज लिख रही थी तो दा साहब अचानक मुझे स्मरण हुआ आए, जिनका मैं उच्चारण बड़े भाई के रूप में करती थी। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। और हुआ क्या, मेरी बड़ी बहन सुशीला के 16 वर्ष पूरे हुए और वह मैट्रिक करने के बाद कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों के छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़
गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे। पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। लेखिका ने कहा कि जब मेरी बड़ी बहन सुशीला के विवाह होने के बाद पिताजी का ध्यान मेरी ओर आया। मुझे अपने वजूद का एहसास हुआ और पिताजी का ध्यान मुझ पर केंद्रित हुआ। जहाँ पर इस उम्र में लड़कियों को सुगण गृहिणी यानी कि घरेलू कामकाज सिखाए जाते हैं, वहाँ पर मेरे पिताजी का कहना था कि किसी भी लड़की को ज़्यादा इस पाक शास्त्र में भाग नहीं लेना चाहिए। अगर लड़कियाँ रसोई घर में ज़्यादा जाती हैं तो इनसे उनकी प्रतिभा का क्या होता है, प्रतिभा समाप्त होती है, ऐसा मानना मेरे पिताजी का था। और वे रसोई को वे भटियार खाना मानते थे। भटियार एक जाति होती है जो लोहे का काम करके लोहे के औजार बनाया करती है, जो किसान लोगों के द्वारा प्रायः खेती के कार्यों में लाए जाते हैं। तो उनका कहना था कि अपनी प्रतिभा रसोई घर में आना, अपनी प्रतिभा को दाव पर लगाना है, यानी कि भटियार खाने में आना है। भटियार लोग जो अशिक्षित लोग होते हैं उनके द्वारा किए जाने वाले जो कार्य होते हैं उन कार्यों को ही अपनाना होता है। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थीं। मैं देखती थी कि हमारे घरों में अनेक राजनीतिक पार्टियों के लोग आते थे, आपस में बहसें करते थे। बहस करना पिताजी का प्रिय सगल था। पिताजी का भी शौक़ था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। जब मैं उन लोगों को चाय पानी देने जाती तो पिताजी भी कहते थे आप भी यहाँ बैठो। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था। लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियाँ, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। ज़्यादा मुझे मालूम नहीं था, लेकिन जो देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे, उनके शारीरिक सौष्ठव को देख करके मैं आकर्षित रहती थी। मुझे वो युवा होते हुए उनके कार्य, उनके व्यवहार, उनके किए गए प्रयासों को देखकर काफ़ी विशेष लगाव रहता था। इसी कारण से मैं उसमें रुचि लेती थी। 10वीं कक्षा तक यह आलम था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाले बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। यहाँ पर लेखिका ने बताया है कि 10वीं तक तो मेरा यह हाल था कि मैं कोई भी किताब पढ़ लेती थी, लेकिन जैसे ही फर्स्ट ईयर कक्षा 11वीं में आई तो मेरे वहाँ परिचय हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने कखरा सीखा। कखरा से तात्पर्य यहाँ पर कोका की सीखने से है। एक साल पहले ही कॉलेज बना था और इसी साल नियुक्त हुई थी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया, यानी कि साहित्य क्या होता है मुझे शीला अग्रवाल जी ने ही बतलाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। जो मैं कोई भी किताब पढ़ती थी, अब मैं चुनाव करके किताबें पढ़ने लगी। खुद चुन चुनकर किताबें दी। अध्यापिका शीला अग्रवाल ने ही मुझे किताबें भी चुन चुन कर दी। पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई।
वो कह रही हैं कि मैं पढ़ते पढ़ते अपने पठन पाठन में इतनी रम गई कि सारे धीरे धीरे जो अच्छे साहित्यकार थे, प्रेमचंद्र से पढ़ते पढ़ते जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। फिर तो फैलती ही गई, यानी कि मैं किताबें साहित्य पढ़ती ही रही। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने मुझे बहुत आकृष्ट किया था। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था। सुनीता उपन्यास काफ़ी अच्छा उपन्यास है, आप बच्चे भी इसे पढ़ सकते हैं। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई। नदी के द्वीप भी एक मनोद्वंद्वात्मक उपन्यास है। किस प्रकार से यहाँ पर एक व्यक्ति बार बार अपनी विचारधारा से गुजरता हुआ एक ही विचारधारा पर केंद्रित होता है, यह बात इस उपन्यास में बताई गई है। और फिर जब नदी के द्वीप पढ़ा तो मैं फिर से एक बार शेखर को फिर पढ़ गई। इस बार कुछ समझ के साथ। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। हम धीरे धीरे बढ़ते रहते तो हमारे मूल्य क्या सही है, क्या गलत है, क्यों सही है, क्यों गलत है, हम इस पर मंथन करते रहते हैं। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। जो बनी बनाई धारणाएं थी मैं उनको तोड़ती जा रही थी। यदि हमसे कोई कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो हम उस समय ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं कि ऐसा नहीं करने से हमको नुकसान हो रहा है तो फिर हम करना आरंभ कर देते हैं। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझ का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। लेखिका ने यहाँ बात बतलाई है कि प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने जीवन की दिशा को बदल दिया। सन 46-47 के दिन वे स्थितियाँ, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। देश की आज़ादी के समय की यहाँ पर बात की जा रही है। प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बात ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। मैं आंदोलन में भाग लेती थी, पिताजी मना करते थे। एक तूफान बाहर था, एक तूफान पिताजी के व्यवहार का था। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच में उठूं और बैठूं, जानूं समझूं, हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए, अर्थात पिताजी मना करते थे, शीला अग्रवाल ने कहा कि आप कीजिए, तो मैं वैसा ही करती गई। जब रंगों में लहू की जगह लावा बहता है तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था। राजेंद्र से शादी की तब तक चलता ही रहा, और मैं, जबकि मेरे पिताजी सब अपने क्रोध से सबको थरथरा दिया करते थे, लेकिन मैं उनसे टक्कर लेकर के बात करते रहती थी और तब तक करती रही जब तक कि मेरी शादी लेखक राजेंद्र से ना हो गई। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था। यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए,
कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। उनका मानना था, पिताजी का मानना था कि ऐसे काम करने हैं कुछ विशेष बन करके। इसके चलते ही मैं 2-1 बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। यानी कि कॉलेज से प्राध्यापक का पत्र आया और पिताजी को बुलाया गया और वो गए कि हो सकता है कि मेरे खिलाफ बात हो। गुस्से से भन्नाते हुए वे गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। जब मैं वहाँ चली गई, पिताजी विद्यालय गए, तो मैं समझ गई कि किस प्रकार से प्रधानाचार्य ने पिताजी से क्या कहा होगा और पिताजी का गुस्सा किस कदर बरपेगा। इसी भय से मैं किसी के पास चली गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना, और माँ से कहा जब उनका गुबार निकल जाए, जो बात कहना चाहती वो निकल जाए, तब मुझे बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुशी हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। मेरी माँ ने मुझसे कहा वो तो बहुत खुश हैं, चल। गई तो सही, लेकिन डरते डरते मैं गई, लेकिन डरते डरते। अरे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौफ है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूँ, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ, तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक। मुझे न अपनी आँखों पर विश्वास हो रहा था, न अपने कानों पर यह हकीकत थी। यह कह रही हैं कि पिताजी जब विद्यालय से आए तो उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ कि मुझ में इतनी क्षमता है, और मैंने भी यह पहली बार महसूस किया। एक घटना और, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लूट उतारी। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है वह। हर दकियानूसी मित्र से मतलब हर क्रियाकलाप में दखलंदाजी देना। तो ऐसे ही एक मित्र ने उनसे कहा और मेरी बुराइयां कर दी। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। और उनके प्रभाव से पिताजी ने मेरा घर से बाहर निकलने पर अंकुश लगाना प्रारंभ कर दिया। इस सबसे बेखबर मैं रात
होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो, यू हैव मिस्ड। और इस प्रकार की जब बात डॉक्टर अम्बालाल ने मेरे सामने मेरे पिताजी से कही तो मैं फूले न समाई गौरवान्वित होती रही और पिताजी को भी कहीं न कहीं मुझ पर गर्व होने लगा। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलते जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली और उसके बाद डॉक्टर अम्बालाल की तारीफ़ें सुनकर पिताजी भी मेरे किए गए कार्यों पर गौरव महसूस करने लगे, गर्व महसूस करने लगे। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था, या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यों धुआंधार बोलते चला जाना ही इसके मूल में रहा हो। मुझे यह विश्वास नहीं कि मैंने क्या बोला होगा, लेकिन मुझे लगता है कि पहली बार किसी लड़की ने उस चौराहे पर बोला था। यही बात डॉक्टर साहब ने मेरे पिताजी से गर्व रूप में कही थी। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर्विरोधों के बीच जीते थे। वे एक ओर विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता रखते थे। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है, कि एक तरफ विशिष्ट और एक तरफ सामाजिक छवि नहीं हो सकती। इन दोनों का अलग अलग महत्व है। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेज बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि यह खुशी थी कि 3rd ईयर की क्लास खोल दी गई और शीला अग्रवाल से जो भी गलत व्यवहार विद्यालय द्वारा किया गया वह दोहराया न गया और 3rd ईयर की क्लास खोल दी गई। यह हमारे लिए एक खुशी थी, लेकिन इससे ज़्यादा सबसे बड़ी खुशी यह थी कि जिसका हमें लंबे समय से प्रत्येक देशवासी को इंतजार था वह दिन हमारे सामने आया। हमारा देश शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 अर्थात यह पूरे सालों की सबसे बड़ी खुशी थी। हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो यह था आज इस आत्मकथा का वाचन एवं भावाभिव्यक्ति। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे और इस पाठ को समझने में भली भांति दक्ष हो चुके होंगे। इसी आशा से चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। प्रश्न नंबर 1, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। लेखिका में कुंठा प्रतिक्रिया की प्रतिछाया पिता से ही आई। हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से प्रभावित होकर लेखिका के व्यक्तित्व में साहित्यकार के गुण आ गए। लेखिका की माँ का लेखिका के व्यक्तित्व पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। लेखिका ने इस विषय में लिखा है,
हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। तो देखा जाए तो कहीं न कहीं लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके पिताजी, उनकी माँ और उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा, लेकिन इन सब में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव सबसे ज़्यादा सकारात्मक था, जिसने उन्हें एक साधारण लड़की से असाधारण लड़की बनाने में एक अहम योगदान किया था। प्रश्न नंबर 2, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया गया है? इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि उनका मानना यह था कि लड़कियों का रसोई में जाना अपनी प्रतिभाओं को समाप्त करना है। अतः उन्होंने इसे भटियार खाने की संज्ञा दी थी, क्योंकि भटियार खाने में प्रायः महिलाएं अपने पतियों के साथ कार्य कर भाग्य और अपनी क्षमता प्रतिभाओं को चूल्हे में झोंक देती हैं, और यदि कोई बालिका बचपन से ही इस रसोई खाने में ज़्यादा दिलचस्पी लेगी तो वह अपनी प्रतिभा को नहीं बढ़ा पाएगी। प्रश्न नंबर 3, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न तो अपनी आँखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर? लेखिका ने वह घटना इस प्रकार बयान की है। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। और इसको पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, और लेकिन जब पिताजी वहाँ गए और वापस आए, उनका व्यवहार देखकर लेखिका को अपनी आँखों पर न विश्वास हो पाया न अपने कानों पर। जब उनकी माँ ने उन्हें बताया कि तेरे पिता तो बहुत खुश हैं, तो वह बहुत हतप्रभ थी, आश्चर्यचकित थी कि ऐसा कैसे हो गया। और पिता भी खुश थे कि वह एक ऐसी नायिका के पिता हैं जो अपने कॉलेज में एक वर्चस्व बनाए हुए है, अपना उत्तराधिकार बनाए हुए हैं। से लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। लेखिका के घर पिताजी के पास राजनीतिक पार्टियों के लोगों का जमावड़ा लगा रहता था, जमकर बहस होती थी। पिताजी लेखिका को भी इन बैठकों में कही बातों को सुनने को कहते, जिससे पता चले कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। पिताजी की आज़ादी की सीमा यही थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं, जबकि लेखिका सड़कों पर नारे लगाती, बंद करवाती, सड़कें नापती फिरती, भाषण करती। पिताजी को लेखिका की ये गतिविधियां पसंद न थीं। इसी बात पर उनमें वैचारिक टकराहट बनी रहती थी। लेखिका स्वतंत्र रहना चाहती थी और पिता की स्वतंत्रता सीमित दायरों में थी। इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। सन 1946-47 का समय था। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जोरों पर था। प्रत्येक युवा उस संघर्ष में भाग लेने को आतुर था। मन्नू जी अजमेर में रहती थी। प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था। मन्नू जी भी युवा थीं। वे भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगीं। हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। एक बार आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में अजमेर में मुख्य चौराहे पर भाषण भी दिया। उसकी बहुत प्रशंसा हुई। अंततः 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हो गया। लेखिका की भी इसमें छोटी सी भूमिका रही, लेकिन इस स्वतंत्रता की खुशी लेखिका को इतनी अधिक थी कि वह कभी भी इसे अपने शब्दों में बयां न कर सकी। तो आशा करता हूं कि सारे विद्यार्थी इन प्रश्नों के उत्तर को अपनी भाषा शैली में उत्तर पुस्तिका में लिखने हेतु दक्ष हो चुके होंगे। इसी आशा से आप सभी को धन्यवाद।